बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी के 2024 के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन सवाल ये है और वो सबसे बड़ा सवाल है कि जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो कितने साफ और शफाफ होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड आमतौर पर लगता है कि बुक शेल्फ में पड़ा हुआ एक ऐसा जुमला है, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि एक तरह का माहौल होना चाहिए, हालात बहुत अच्छे होने चाहिए, शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी मुल्क के अंदर अगर इलेक्शन का इनेकाद हो रहा हो तो। लेकिन यहाँ मामलात कुछ इस तरह से हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इस मुल्क के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर कोई नई नहीं है। अगर आप पिछले 20 साल के इलेक्शंस को देखा जाए, 2002 में किस तरह से इंतखाबात करवाए गए, ऊपर जनरल मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे, किंग्स पार्टी बनाई गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को इक़्तिदार सौंप दिया गया। उसके लिए साथ और बहुत सी जमातों को तोड़ा मोड़ा गया और जहां कमी थी वहां पर उस कमी को पूरा किया गया। 2008 में आ जाइए तो पहले की किंग्स पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ रोती पीटती नजर आई कि किस तरह उसको इंतखाबात से रोका गया या इंतखाबात के अंदर उनसे लोगों को अलहदा कर दिया गया और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई 2008 के इंतखाबात में। वो अपनी जगह ये कहते रहे, लेकिन उनके खिलाफ जो बात सामने आती रही वो यही कि जिस तरह से कोई जमात गैर फितरी तरीके से बनाई गई उसी तरीके से वो जमात ख़त्म हुई। अगर अगला इलेक्शन आप देख लें, साल 2013 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी मिकदार के साथ सीटें जीतकर इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये आरओ इलेक्शंस हैं, यानी मुस्लिम लीग नून को धांधली के जरिए जितवाया गया। ये वो फसाना है जो कि चला, जिसको स्पेयर हेड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब ने। 4 हलकों की गर्दान शुरू हुई, उसने सियासी निज़ाम को तलपट किया। पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत 2014 में वर्चुअली अंडर सीज हो गया। वज़ीर आज़म की रियासत की रिट हमने अपने सामने ख़त्म होती हुई देखी, मुल्क एक तमाशा बना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुल्क एक बहरान से गुजरा। उसके बाद जो होता रहा वो अपनी जगह तारीख है। 2018 के इंतखाबात से पहले सियासी माहौल इस तरह का बना दिया गया कि एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब की ज़ेर निगरानी ट्रायल के ज़रिए एहतसाब अदालतों के अंदर एक शख्सियत को सज़ा दिलवाई गई। इलेक्शन के इनेकाद से पहले उनकी गिरफ्तारी करवाई गई। ये इंश्योर किया गया कि उनको इंतखाबात से पहले बेल ना मिले। लेकिन सवाल ये है कि 2018 के अंदर जिस तरह से जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। क्या आज 2023 के आखिर में हम खड़े हैं, 2024 में दाखिल होने वाले हैं और 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, क्या एक दफ़ा फिर हम वो तारीख दोहराई जा रही है हमारे सामने, हम उस तारीख को दोबारा देख रहे हैं? क्योंकि ये बात आज सिर्फ मैं नहीं कर रहा। आज जब इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर ज़मानत की सुनवाई हो रही थी तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने कहा क्या आप 2018 की तारीख को दोहराना चाहते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है और ये हमारे सामने है। आज जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। यानी हमने ये तो सुना था कि लोग पार्टी टिकट वापस कर देते थे, मुस्लिम लीग नून के टिकट लोगों ने लिए, वापस कर दिए, उनको तहरीक इंसाफ में ज़बरदस्ती शामिल करवाया गया, धौंस के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, जिस तरह से भी। लेकिन अब तो मामला उस हद तक जा पहुँचा है जहाँ पर मुतअद्दिद शिकायत सामने आ रही हैं कि रिटर्निंग अफसरान या तो मौजूद नहीं होते या नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं करते। आप मंडी बहाउद्दीन की मिसाल ले लीजिए। गुजरात में चौधरी मोहम्मद इलाही साहब की वालदा और परवेज़ इलाही साहब की अहलिया जब उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जा रही थी या जाना चाहती थी तो कहीं बार ताला लगा दिया जाता है, कहीं आरओ चले जाते हैं। तलगंग के अंदर भी यही कुछ हुआ, वज़ीराबाद के अंदर ये हो रहा है, चकवाल के अंदर, विघाड़ी के अंदर, रावलपिंडी के अंदर। अब ये बातें ऐसी हैं जो कि सिर्फ सुनी सुनाई नहीं है। अब उमर अयूब साहब जो कि इस वक्त मैं कहूँगा अगर हाइडिंग में है तो गलत नहीं होगा, उनका ये कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के खामंद और एडवोकेट राशिद नबी मलिक साहब को उनको गिरफ़्तार किया गया और वकला को गिरफ़्तार किया गया। लोग जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि नॉमिनेशन फ़ाइल करने वाला शख्स कहाँ गया और या कोई रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं होता। इसी तरह की शिकायत और लोगों की तरफ से भी सामने आ रही हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त इलेक्शन कमीशन से मिलता है, वो मरासला जारी करते हैं, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को हिदायत करते हैं कि इन मामलात को कानूनी तौर पर एड्रेस किया जाए। क्या हालात आज के बदतर हैं या 2018 के तरह के ही हैं? इस पर आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू हम उन जमातों से करेंगे जो कि बड़ी जमातें हैं, इस इंतखाब के अंदर हिस्सा लेने जा रही हैं।
इक़्तिदार पे रह भी चुकी हैं, लेकिन इल्ज़ाम उनमें से एक जमात के ऊपर बहुत ज़्यादा लग रहा है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ाम जिस तरह से भी लगाया जा रहा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है? इसके लिए हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपका वक्त दिया आपने हमें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं सेनेटर पलवशा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया पलवशा साहिबा आपका भी। इससे पहले मैं खुर्रम साहब से पूछ पाऊँ, एक मामला जो कि हमारे सामने है, वो मैंने कहा इंतखाबात की शफाफियत का, तो मुझे याद आ गया एक, अगर कहा जाए एक बड़ी एक सटायर था या एक कॉमेडी फिल्म थी बनाई गई द डिक्टेटर के नाम से। उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त सीन है, अगर वो आपने भी यकीनी तौर पर देखा होगा, लेकिन वो कुछ डिपिक्ट कर रहा है कि अगर रेस के अंदर कोई दौड़ रहा है तो फिर क्या वो अकेला दौड़ेगा तो इसलिए जीतेगा, या वो अपने सियासी मुखालफिन को चित करेगा या करवा देगा दौड़ने से पहले इसलिए जीतेगा। ये क्लिप बड़ा दिलचस्प है, ऐसे देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतखाबात जब हो जाएंगे और जो लग रहा है जिस तरह भी होंगे, उनके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी लोग यही कहेंगे कि आप इसी तरह इंतखाबात जीते? खुर्रम साहब, पहले तो मैं, जाहिर बात है क्योंकि आपके लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करना कोई नई बात नहीं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने मुतअद्दिद इलेक्शंस लड़े, जीते, आपको गुजरांवाला की आवाम ने वोट भी दिया, आपको बार बार वोट देते हैं, लेकिन मेरे सुनने में कभी ये नहीं आया कि आपके लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए हों, या आज की तारीख में आपके किसी कुलीग के नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए हों, किसी ने फाड़ दिए हों, कोई पुलिस वाला पकड़ ले, कुछ हो जाए, बंदे गायब हो जाएं। अगर हैं तो मुझे बताइए, 2023 की दिसंबर 22 को जितने भी आपके कोलीग्स जमा करवा रहे हैं, जब जमा करवा चुके हैं, क्या किसी कोलीग ने या आपको कहा है कि आपके नॉमिनेशन पेपर्स गायब हो गए, किसी के पकड़ लिए गए, किसी के फाड़ दिए गए? मुनीफ साहब, आज भी मुस्लिम लीग नून के वो सेनेटर मौजूद हैं जिनसे शेर का निशान छीन लिया गया था और उन्हें जबरदस्ती अदालती हुक्म के तहत बतौर एक आजाद उम्मीदवार कंटेस्ट करना पड़ा सेनेट का इलेक्शन। इसी तरह दर्जनों ऐसे हमारे मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान थे और मेंबरान असेंबली थे जिनको मजबूर किया गया था कि वो अपनी टिकट वापस कर दें, और उन्हें कहा गया कि अगर आप इस पे लड़ेंगे तो आपको नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो अगर कोई शिकायत आ रही है, ये मेरी नजर में तो बड़ी एग्जैजरेटेड, यानी उसको बड़ा मुबालगा है, लेकिन बहरहाल इसकी जो तफ्तीश है वो इलेक्शन कमीशन को करनी है। क्योंकि देखिए, जिन्होंने 9 मई किया उस वक्त उनका ख्याल था कि ये प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये लाडला फील्ड है जिसपे वो जो मर्जी कर गुजरें, फील्ड के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे और फील्ड का झुकाव भी उनकी तरफ रहेगा। वो तो उसके बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि शायद वो अपनी जो हुब्रिस है और तकब्बुर है उसमें उन्होंने फील्ड को ही आग लगा दी है, जिसके नताइज का सामना अब वो कर रहे हैं। नहीं, बट खुर्रम साहब, ये आपकी जानिब से, ये आप जिस तरह फरमा रहे, आप कहते हैं ये इसमें मुबालगा है, एग्जैजरेशन है। अब मुबालगा कोई एक शख्स करे तो समझ में भी आता है, ये तो अब वीडियो फुटेजेस का ज़माना है, किसी के घर के बाद पुलिस का पहरा आ जाता है, कहीं से आरओ कोई एक जगह से चले गायब हों, कहीं छुट्टी पे गए हैं, कहीं खाना खाने गए हैं, लेट आए हैं, ये तो मुतअद्दिद जगह से शिकायत आ रही हैं, टू दी एक्सटेंट के इलेक्शन कमीशन को मरासले जारी करने पड़े हैं कि इन मामलात को एड्रेस किया जाए। अब ये किसी एक शख्स से तो कागजात नहीं छीने गए, ना ही किसी एक शख्स से कागजात उसके लेकर फाड़े गए हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसा हो रहा है जो कि जिसका शायद आपको इल्म हो या शायद आपको इदराक हो, लेकिन क्योंकि वो आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, लिहाजा आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, देखिए, मेरे तो जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं चंद मील दूर डस्का है, जहां से प्रिजाइडिंग अफसर ही अगवा हो गए थे सारे जी जी इलेक्शन की रात को। बिल्कुल। और दस्का की गलियों में गोलियां चलाई गई थी कि खवातीन वोटर जो हैं वो ना पहुंच सकें। तो ये इस इश्यूज ऐसे हैं जिनका हम सबको सामना रहा है और रहेगा। बल्कि मैं तो इलेक्शन कमीशन को सराहना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम पहले डस्का का भी नोटिस लिया, और आज भी अगर इस तरह की शिकायत उठ रही हैं तो वो नोटिस ले रहे हैं, क्योंकि जब हमें जख्म लग रहे थे तब तो नोटिस भी नहीं लिया किसी ने। एक पार्टी का वर्जन होता है ना, आपका था 2018 में, आपको सियासी तौर पर साइडलाइन कर दिया गया, ख़त्म किया गया, सियासी कैपिटल आपका ख़त्म किया गया।
आपको इलेक्शन हरवाने के लिए, इक़्तिदार से दूर रखने के लिए। आज वही कंप्लेंट, उसका मैग्नीट्यूड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताती है कि उससे बहुत ज़्यादा है जो 2018 में हुआ। पलवशा खान साहब, इखलाकी अहमियत, मॉरल वैल्यू किसी लीगल प्रोसेस की, उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। आप लोग इंतखाबात में जा रहे हैं, अब ढके छुपे अल्फाज में कहा जाए, किसी जगह खुलकर कहा जाए, ये शिकवा तो आपको भी है कि इस वक्त आज भी कोई लाडला है, ये शिकवा बिलावल भुट्टो साहब को भी है कि आज भी कोई लाडला है और वो है मुस्लिम लीग नून। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नहीं, हमारे तो नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे, कोई ले कर चला जाता है, कोई फाड़ कर चला जाता है, किसी को घर से नहीं निकलने दिया जाता है। आपको लगता है ये मुबालगा है? देखिए, बात ये है, सबसे पहले तो ये बात सच है कि इमरान खान ने अपनी कश्तियाँ खुद ही जलाईं और वो उस नहज पे पहुंच गए जहां वो रियासत से टक्कर ले बैठे। एक माहौल अमूमी तौर पर इस मुल्क में बन रहा है, उसमें अब ये, चूँकि मियाँ साहब एक बड़े लीडर हैं, मुझे उनके लिए लाडला का लफ्ज़ कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझसे ज़्यादा उनकी अपनी जमात को, उनको ख़ुद ये इस लफ्ज़ से जो है चिढ़ होनी चाहिए और इस लफ्ज़ को वो उन्हें अपने साथ जो है स्टिकर की तरह अगर कोई चिपका रहा है या चिपक रहा है तो उन्हें इसको अपने से दूर करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब इससे बिल्कुल बरअक्स हम ये देखते हैं कि वो इस वक्त एक जमात को इसकी इतनी फ़िक्र नहीं है। आपको याद होगा 2018 में ऐसे जो माहौल था, लाडला इमरान खान था, बिल्कुल था, नज़र आता था, उसके लिए ज़मीन आसमान एक किया गया। मुझे याद है वो एक कैंडिडेट थे जिनकी जो चौधरी निसार के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको उठा लिया गया, उनके बच्चे उनकी कैंपेन चलाते रहे, आपको भी याद होगा। देखिए, बात ये है कि ये सारा मुख्तलिफ शक्लों में इलेक्शंस में ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन ये इसको हमें एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि ऐसा ही होता रहेगा। और अगर ऐसा होता रहेगा तो जैसे इमरान खान साहब लाए गए वैसे ही निकाले गए। देखिए ना, जिस तरीके से उनको लाडले का स्टिकर चिपका, उस तरीके से जब वो स्टिकर उनसे उखाड़ा गया तो वो अपने साथ उनकी सारी जो है सियासत वो जो है वो भी उखड़ गई उस स्टिकर के साथ ही। लिहाजा ये एक ऐसा अमल है जिसमें आज अगर ऐसे लगता है कि हमें कोई किसी जमात को कोई फेवर मिल रही है तो कल उसका जो है नतीजा वो उस जमात को इवेंचुअली भुगतना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं, अब एक केस स्टडी है, प्योरली ब्लैक एंड व्हाइट बात होती है ना, इसमें ग्रे एरिया क्या होगा? आपको लगता है अनड्यू फेवर मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, येस और नो? इफ येस तो इसका जो ब्लो बैक है वो क्या पीएमएलएन पे आएगा? देखिए, आ रहा है, मैं समझती हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये हमारी मुखालिफ जमात है, हमने इनके साथ बहुत हुकूमतें की, अच्छा वक्त भी देखा, लेकिन वो ब्लो बैक इनको भी पता है, हर सियासी वर्कर को पता है, हर इनके लीडर को पता है, शायद खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी पता हो कि वो ब्लो बैक है सड़कों पे। आपको और मुझे भी पता है, बाज़ारों में, सड़कों में लोगों को इस बात पर। अब देखिए, बात यह है कि आपने जैसे कहा, ये ज़माना ऐसा है कि इसमें हर चीज़ जो है रिकॉर्ड हो जाती है, चल जाती है, सोशल मीडिया एक बड़ी रियलिटी है। तो आप मुझे बताइए, आपके सामने भी तो सर्वेज आ रहे हैं, वो मकबूलियत देखिए, वो 16 माह में जो कुछ हुआ उसका एक जाहिर है वो एक अलग चीज़ है। वो हमें जो कुछ मुश्किल मसाइल थे उसका हमें भी शायद ब्लो बैक आया और मुस्लिम लीग नून को सारी जमातों का, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये अब उससे अब उससे एक कदम आगे हम, ये एक नया फिनोमिना, ये एक नई चीज़ शुरू हो गई है जिसमें मतलब देखिए, वो जो इनका एक नैरेटिव था वोट को इज्जत दो, वो वाला नैरेटिव अब उनके पास नहीं है। मुझे तो एक डर और खौफ सा लग रहा है कि अगर हम एक ऐसे इलेक्शन में चले गए जो हमें पहले से ज़्यादा एक बिगाड़ की सिचुएशन में छोड़ जाए, पैसे जो हमारे पास है नहीं वो भी हम अरबों रुपया लगा दें, फिर एक ज़ाहिर है सिक्योरिटी जो भी निकलता है बाहर, एक सिक्योरिटी सिचुएशन है कई सूबों में, वो अपनी जान पे खेल के आता है कैंडिडेट। ये सब कुछ करने के बाद अगर हम एक ऐसे जाल में फंस जाएं जो कि पहले से भी ज़्यादा मुश्किल है, तो मुझे आप बताइए, क्या वो इस मुल्क की सेहत के लिए, क्या मुल्क में जमहूरियत की सेहत के लिए, क्या हम सब जमातों की सेहत के लिए, क्या उसके बाद ये मुल्क हमें कोई और चांस देगा, लोग हमें चांस देंगे? बट खुर्रम साहब, गुजारिश ये है, इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा
कि देखिए इंतखाबात सियासी इस्तेहकाम लाते हैं, ये इट्स अ गिवन थिंग कि लोगों का मैंडेट है, अवाम जिसको मैंडेट दें वो आना चाहिए उसको। लेकिन यहाँ पर आपको मुबालगा बेशक लगे, लेकिन मुझे तो आज की तारीख में ना पीपल्स पार्टी के कोई दोस्त ऐसे मिले हैं, ना आपकी जमात में से कोई दोस्त ऐसे मिले हैं जो ये कहें कि उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हो रहे या उनको आरओ को तंग कर रहे हैं, कोई मसाइल हैं, कोई रियासत मसला कर रही है। यहाँ उमर अयूब साहब IG खैबर पख्तूनख्वा को कह रहे हैं कि क्यों आपके लोगों ने गिरफ्तार किया उस बंदे को, उस शख्स को जो मेरे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट करवाने के लिए गया था। क्यों ऐसा हुआ है कि मोना सिलाई साहब की वालदा को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, अगर वो निकलती हैं तो वो आरओ आगे ताला लगा के चले जाते हैं। ये एक शख्स के साथ नहीं हो रहा, मुतअद्दिद लोगों के साथ हो रहा है, बट ये आप दोनों जमातों के साथ नहीं हो रहा। सो हाउ वुड यू केटर दिस? एट द एंड ऑफ द डे आप इलेक्शन करवा लें, आप जीत जाएं, लेकिन मॉरल वैल्यू क्या होगी आपकी जीत की? नहीं तो वो सब जमातें जिनकी उम्मीदवार ने आज भी पेपर फाइल किए हैं वो सब लाडले हैं क्या? सबके लिए फिर लाडलापन है? ये दुरुस्त नहीं है। और दूसरा इशू ये है कि हमने तो हमारा कोई डिमांड नहीं है कि जी कोई कहीं से तोड़ के, जिस तरह हुआ पिछले 2018 में कि जनूबी पंजाब के हमारे दोस्तों ने पहले मुस्लिम लीग नून से टूट कर एक महाज बनाया, फिर वो महाज उस वक्त की जो पार्टी थी PTI उसमें शामिल करवाया गया ताकि उनकी मेजॉरिटी हासिल हो सके, जो उन्हें फिर भी नहीं हासिल हुई पंजाब में। तो हमारे ना ही हमारा कोई मुतालबा है कि हमने किसी को शामिल करवाया जाए। वो शामिल होने वाले जो थे पहले वो उन्होंने एक अलग जमात बना ली है, और हमारा कोई मुतालबा नहीं कि हमारे लिए प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाए। वैसे वो जो बाप था, वो पता नहीं जिसको मरियम नवाज शरीफ साहब इनके बारे में कहती थी कि वो बाप की मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाता, तो वो बाप तो आपकी झोली में आ गया जी। तो वो फिर अगर हमें ये सारी बातें हमारे सामने हैं कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत को, अदलिया को, मीडिया को, पार्लियामान को एक अंगूठे के नीचे दबाकर जबरदस्ती एक शख्स मुसल्लत किया गया। ये एक जाली जमात थी जिसकी जाली हुकूमत कायम की गई और जिसका नतीजा आज हम सब भुगत रहे हैं। और उस भयानक तजर्बे से जिसमें नफरत की सियासत और बुग़्ज़ और इंतकाम की सियासत भी शामिल थी, हम उससे बाहर आ रहे हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया और पाकिस्तान के अवाम ने हमारी हमायत की, तो जिस चीज का इतराफ इमरान खान खुद कर चुके हैं, हमारी ये मुस्लिम लीग नून की डिमांड नहीं होगी कि जी कोई मुक्तदरा आके हमारे बिल पास करवाए। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम तस्कीर खान, पलवशा खान साहिबा। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे। इमरान खान साहब को आज साइफर केस के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। जो फैसला आया वो बहुत अहम है और अदालत ये लिखा है कि बादियो नज़र में कोई सफिशेंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है जिसके तहत इमरान खान को सज़ा साइफर केस के अंदर हो सके। फर्दर प्रोब ज़रूर होगी, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि फर्दर प्रोब होगी, लेकिन क्या ऐसी वजूहात सामने नहीं थी जिनकी वजह से उनकी बेल डिनाई की जा सके। बेल हो गई, रहेंगे वो जेल में। 2 मुकदमात ऐसे हैं, मामलात जिनकी वजह से नैब ने उन्हें जुडिशल पर रखा हुआ है। सवाल यह है कि मामला जाएगा किस तरफ, और जिन खदशात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त किया है वो मुल्क के अंदर कौन सा बड़ा सियासी बहरान उसका पेश खैमा है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। मुल्क के अंदर सियासी हालात क्या बन रहे हैं इसकी गुफ्तगू तो जारी है, लेकिन इमरान खान साहब को आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला साइफर केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी और शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल हो गई बिलाखिर। और इस फैसले को तहरीर जनाब मंसूर अली शाह साहब ने किया। एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इसकी सरबराही कर रहे थे। अतर बिन साहब ने अपना एक सेपरेट नोट भी लिखा है। लेकिन जिस तरह से पूरे मामले को प्रोपोगेट किया गया, आज तो ये कहा जा रहा है कि साइफर केस का तिया पाचा कर दिया गया, गो के फैसला एक टेंटेटिव असेसमेंट के ऊपर दिया गया है। ये बेल का फैसला है, ट्रायल अपनी जगह जारी उसारी रहेगा। इमरान खान साहब को अब तक वहाँ पर सज़ा नहीं हुई, जब तक सज़ा नहीं हुई तब तक वो उसमें कन्विक्टेड नहीं होंगे। इस पर ज़रा
गुफ्तगू करेंगे और सियासी हालात क्या हैं जिनके बारे में कुछ इशारा मैंने ब्रेक से पहले किया, उस पर भी बात ज़रा आज इस वक्त दोबारा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अता तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा साइफर केस के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका अतर साहब। और मेरे उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के सियासी हालात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब आपका भी। तारिक साहब, ब्रीफली मैं आपसे ज़रा ये जानना चाहूँगा कि आपकी जमात ने ख़ास तौर पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने बड़ा स्पेयर हेड किया और आप बार बार इसकी अहमियत को उजागर करते रहे कि साइफर केस बड़ा ज़बरदस्त केस है और इसके अंदर तो इमरान खान साहब ने ये सब कुछ किया है। आज अदालत ने, गो के मैं दोबारा कहूँगा, आप भी वकील हैं, बहसियत एक तालिब इल्म मैं भी आपके सामने रखता हूँ, अदालत ने एक टेंटेटिव असेसमेंट ही रखी है कि बादिउन नज़र में कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ या शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ नहीं है। और अगर साइफर गुम नहीं हुआ और असल कॉपी उसकी वजारत खारजा में मौजूद रही तो फिर वो गुम की बात या साइफर चोरी होने की बात, उसके अंदर क्या अहमियत रह जाती है उसकी। और दूसरी बात ये कि ये तो अभी साबित होना है कि क्या इमरान खान ने उसको अपनी ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया या नहीं। तो अदालत ने बेल तो दे दी है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए बहुत बड़ी जीत भी कह रही है और ये भी कह रही है कि साइफर केस तो ठप हो गया अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपके सवाल में ही जवाब जो है वो पिन्हा है। यानी कि जो बादियो नजर है टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर, आप ये तो नहीं कह सकते कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस ही नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है? निहायत अदब से ये अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ट्रायल खुद कंडक्ट करे और बेल स्टेज पे ये हुक्मनामा भी जारी कर दें और फरमा दें कि जी इसमें हमें किसी किस्म की इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिली जी। ये तो आप डीपर अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स में जा ही नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूं और निहायत अदब के साथ कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके सामने बिलाल किदवाई नामी आदमी, जो बेचारा अमेरिका से पढ़ के पाकिस्तान की खिदमत करने आया था, 11 महीने उसकी बेल नहीं लगती थी। आहद चीमा की 1.5 साल बेल नहीं लगने दी गई। शहबाज शरीफ की 3 महीने बेल नहीं लगी। तो ये खान साहब की बेल आउट ऑफ टर्न कैसे लग जाती है और उसकी समाअत कैसे हो जाती है? और आम शहरी जिनके केसेस कई महीनों से पेंडिंग हैं, ये लाइन जंप करके, यानी एक लाइन लगी हुई है, क्यों जंप करके खान साहब पहले आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और चले मान लिया आपने उनको पहले खड़ा करके तो उनका केस पहले सुन लिया, मगर अब एक सेशन जज जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आपका ट्रायल कर रहा है, उस बेचारे की पसली है कि वो 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हुक्मनामा आने के बाद इस ट्रायल को फेयरली कंडक्ट कर सके, गैर जानिबदारी के साथ कंडक्ट कर सके, इंसाफ के उसूलों के मुताबिक कर सके। और जो आज सवालात हुए, मेरी अकल दंग रह गई है कि अतर मिनल्ला साहब जैसा, जिनके लिए मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है जी, वो बड़े सिविल राइट्स के चैंपियन है, वो पूछ ही रहे हैं कि ये ओरिजिनल साइफर था जी। साइफर का तो मतलब ही ये है कि वो कोडेड लैंग्वेज में आता है जी, उसकी ट्रांसलेशन की जाती है, ट्रांसलेशन करके वजीर आजम को दिया जाता है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि जो ट्रांसलेशन की जा रही है तो वो साइफर नहीं है। साइफर को डी कोड करके भेजा जाता है और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में इसलिए आता है कि उसमें ऐसी मालूमात होती हैं जो आप बतौर वजीर आजम किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बट तारिक साहब, यू लाइक इट और नॉट, बट पैराग्राफ 6 के अंदर अदालत ने लिख दिया है कि we find that there is no sufficient incriminating evidence or material available at this stage. और उन्होंने ये भी लिखा है कि we therefore are of the tentative opinion that there are not reasonable grounds for believing at this stage that the petitioners have committed the offence punishable. Rather उन्होंने ये लिखा है कि there are sufficient grounds for further inquiry into their guilt of the said offence. यानी पूरा केस खत्म करके जी कह के कि इन्होंने कुछ नहीं किया जी, मगर फिर भी आप इसको देख लें जी जी। ये तो देखे ना, ये तो इसी तरह है कि एक एसपी अपने थानेदार को नीचे कहे कि यार ये मुल्जिम बेगुनाह है, मगर फिर भी इन्हें देख लें जरा। अच्छा जी, ये मतलब ये जंगल का कानून। मेरे साथ रहिएगा तारा साहब। नुसरत जावेद साहब, फैसला अदालत ने दिया है, 3 मौजूद जज साहबान ने दिया है और इमरान खान साहब की बेल हो गई है। बाहर वो नहीं निकल सकते इमरान खान साहब, क्योंकि नैब के 2 केसेस के अंदर वो जुडिशल पर है। बट सवाल ये है कि क्या ये केस, आपने जारी बात है आप कवर भी करते रहे बहुत सी चीज़ों को, आपको लगता है केस था इतना फोका कि इसका नतीजा ये निकलना था? मुनीब भाई, मैं आपको बहुत संजीदगी से बता रहा हूँ कि इसको जिस तरह उछाला गया, जो थोड़ा बहुत मैं जब यानी फॉरेन अफेयर्स को कवर करता रहा हूँ तो उस ज़माने में एज अ यूथफुल रिपोर्टर मुझे ये गुमा था कि साइफर एक बहुत ही सीक्रेटिव और बड़ी एक सेंसिटिव दस्तावेज होती है। अब जिस तरह इन्होंने इसको उछाला
तो उससे तो मैंने कुछ इस तरह का अंदाज़ा लगाया एज एन एवरेज जर्नलिस्ट एंड शहरी कि यार वो जैसे वो क्लिंटन के ऊपर को खुफिया दस्तावेज़ात वगैरह का FBI ने केस तैयार किया है, ये को उस तरह का मामला है और वो को बच नहीं पाए हैं, तो शायद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अभी तक जो इल्ज़ामात लगे हैं उनमें सबसे संगीन केस ये है। एक जी ये मैं ज़ाती तौर पर ये समझता रहा और मेरे इस खदशे को ज़्यादा तक़वियत पहुँचाई एक अमेरिकन वेबसाइट है जी इंटरसेप्ट, जिसने ये दावा किया कि एग्जैक्ट साइफर ये था जी। अब उसके बारे में US स्पोक्स पर्सन स्टेट डिपार्टमेंट की वहाँ की वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि ये वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीकी वजारत खारजा के अफसर डोनाल्ड लू ने ये बात जो है पाकिस्तानी सफ़ीर से की थी, व्हाट्स योर कमेंट्स, उसके मतन के बारे में क्या ख्याल है। तो उस तर्जुमान ने कहा क्लोजिश, मतलब ये कि क्लोजिश का मतलब ये था कि ये जो गुफ्तगू है या जो पैगाम आया था असद मजीद खान साहब का वो लीक हो गई है इंटरसेप्ट को। मैंने उसकी वजह से मैं मजीद घबरा गया, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि ना सिर्फ ये कि ये केस बनाने वाले या तो कॉम्प्लिसिट थे या तो नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना मकसूद है कि भाई साहब आपको जिस तरह जो किया था बस उसी तरफ चले, वरना ये भी हो सकता है तो या ये कि वाकईतन इनकॉम्पिटेंट है। आई वुड लाइक आई मीन अदर काज़मी साहब तो रिफ्लेक्ट ऑन दिस। मैं तारड़ साहब का ओपिनियन फिर भी लेना चाहूँगा एक ब्रेक के बाद। जी मुख्तर साहब ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ तहरीक इंसाफ इस बात पर दुहाई दे रही है कि लोग कागजात नामजदगी जमा नहीं करा पा रहे, जाते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं, कोई घर से नहीं निकल पाता, किसी के घर के बाहर पुलिस है, किसी के कागजात नामजदगी फाड़ दिए जाते हैं, कोई गायब हो जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, ये बातें मौजूद हैं। वहाँ इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है, केस का तिया पांचा हो गया। आज अतर काज़मी साहब फिर देखिए पहली बात यह है कि जो भी वहां पे समाअत हुई तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने खुली अदालत के अंदर क्वेश्चंस किए, क्या उन क्वेश्चंस का रीजनेबल या कोई इस किस्म का जवाब दे सके कि जिससे वो मुतमईन कर सकें अदालत को या आम पब्लिक को। जो क्वेश्चंस उठाए गए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो सारा मामला है मेरी नज़र में ये इतना, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बड़ा भोंडा किस्म का केस बनाया गया, वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जिस किस्म का ये केस है इससे अगर आप साइफर का सफ़र देखें ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये तो साइफर एक कागज़ का टुकड़ा था, ये साइफर जो है ये झूठ का पलंदा था, ये तो एक टोटल सियासी बयानिया था। अचानक ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला कैसे बन गया, अचानक ये गुम कैसे हो गया, इसलिए कि इसके ऊपर तो 2 दफ़ा इजलास तो PDM की हुकूमत के दौरान हुआ। फिर दूसरा आज का जो फैसला और आज जो जज साहिबान ने वहाँ पे क्वेश्चंस उठाए, मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, वो तमाम क्वेश्चन सुनने के लायक हैं और उनको अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये किस किस्म का केस था। और इसमें हमारे जो भाई हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने 2-3 दफ़ा जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का जिक्र किया, लेकिन ये मुतफिका फैसला है। ये तीनों जज साहिबान ने किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया। बाकी ये है कि अभी केस आगे चलेगा, ये हतमी फैसला तो नहीं है, फिर हो सकता है लेटर स्टेज के ऊपर कोई और चीज़ सामने बिल्कुल, क्योंकि ट्रायल तो अभी चलेगा। बट बात ये है तारड़ साहब, अभी जहाँ हुकूमत ने, क्योंकि आपकी हुकूमत में ये शुरू हुआ साइफर का मामला, जहां आपने इस्तेमाल किया, वहीं इमरान खान साहब ने भी कहा था ना साइफर बेसिकली रिफ्लेक्शन है इस बात का कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है। तो दोनों साइड्स ने फिर इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो आज एक सवाल हुआ अदालत में कि क्या साइफर कम्युनिकेट हुआ किसी को जो नहीं होना चाहिए था, अनऑथराइज्ड पर्सन को। वो एक किसी बड़े आदमी का ना हिरन गुम गया, तो पुलिस पे बड़ा प्रेशर था कि हिरन बरामद करें, तो हिरन तो मिला नहीं, उन्होंने हाथी को दुम्बा बना के मार मार के उसे कहा कि तुझे हम उसके दरबार में पेश करेंगे, तूने कहना मैं ही हिरन हूँ। तो वो सुबह हाथी को ले आया तो उसने कहा जी मैं हिरन हूँ और उसके आदमी के हवाले कर दिया। तो यहाँ यही किस्सा है कि इमरान खान बड़े जलसे में खड़े होके साइफर लहराता है, पूरी कौम देखती है साइफर लहराया गया, अपने हाथ में कागज वो पकड़ के, और कहा गया कि अमरीकी साजिश हुई है, नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया गया और बाकायदा पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डैमेज करने की कोशिश की गई। मगर आज ऑनरेबल जजेस ने, जिनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने फरमाया वही काम किया ना कि वो इमरान खान जब इधर रेड जोन में पहुंच गया और दरख्तों को आग लग गई तो उन्होंने कहा क्या पता कि हमारा ऑर्डर इमरान खान तक पहुंचा ना हो। आज वही काम किया कि पूछा कि क्या किसी को साइफर कम्युनिकेट हुआ था। भाई आप लोग जलसा उसका पूरी प्रेस ने कवर किया,
पूरे केस फाइल के अंदर वो जलसे की तफसीलात मौजूद हैं, जिन लोगों ने वो जलसा कवर किया उनके बयानात मौजूद हैं। तो ये इतने मासूमाना सवाल जो आज किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, मैं हैरान हूं कि इतनी भी आंखें बंद की जा सकती हैं कि इंसाफ आप फराहम नहीं कर सकते। आज जज साहबान ने ये तो कहा कि साइफर जब तक कोडेड है तब तक वो साइफर है, वंस इट्स डीकोडेड तो वो साइफर रहता ही नहीं है। ये तो मौजूद जज साहबान ने कहा। मैं आज आपको मैं अगर मिनिस्टर हूं और मैं आज आपको कोई बहुत खुफिया बात कम्युनिकेट करता हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए जी, तो मेरे पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगेगा। एक वजीर आजम ये हल्फ लेता है कि मैं बतौर वजीर आजम जो मालूमात मुझे दी जाएंगी वो मैं किसी अनऑथराइज पर्सन को कम्युनिकेट नहीं करूंगा। ये एक नया तमाशा बना दिया कि साइफर जो ट्रांसलेट करके पहुंचाया गया वो साइफर ही है। उसकी देखें, एक डॉक्यूमेंट चलता है वॉशिंगटन से कोडेड फॉर्म में, वो इस्लामाबाद पहुंचता है थ्रू द साइफर सिस्टम। साइफर सिस्टम के अंदर से वो निकलता है, वो डी कोड होता है, वो वजीर आजम को दिया जाता है। तो फिर तो जरूरत नहीं थी ना, फिर तो ये चाहिए। बट सर आप ये भी कहते रहे ना, तार साहब आप ये भी कहते रहे ना, वॉशिंगटन में बैठा सफीर चोरी हो गया, वॉशिंगटन में बैठा सफीर वॉइस नोट भेज देता व्हाट्सएप के ऊपर। अगर यही बात थी कि अगर वो साइफर नहीं है और वजीर आजम इज एट लिबर्टी कि वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन करे, कौम के जो सीक्रेट्स हैं उनको बेच दे। जावेद साहब, सर वो मोहब्बत या वो सहूलतकारी, मैं ये अल्फाज ऐसे हैं, ये पहले जब बंदियाल साहब की अदालत थी बड़ा फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड होता था। ही वुड शो कि नहीं बहुत सी चीज़ों के अंदर फैसिलिटेट भी किया गया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बट आज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जज साहिबान बड़े ऑनरेबल हैं जो इस बेंच के अंदर मौजूद हैं, फैसला उन्होंने दे दिया, सवालात उनके नज़र में उन्होंने ठीक किया, तारड़ साहब को एतराज़ है। बट यू थिंक आज ये इल्ज़ाम लग सकता है कि नहीं कोई फिर सहूलतकारी है या इमरान खान साहब जजों के मतलब अदालतों के लाडले हैं? देखिए साहब, बात यह है कि साइफर पे तो जो हुआ सो हुआ, हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली, लेकिन आज ही एक और वाक़या भी तो हुआ है जी। कल अभी इन दिनों जो चेयरमैन हैं पीटीआई के जी, उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जी, और 184 अजखुद नोटिस लिया जाए। हमें बताया गया था जी अजखुद नोटिस के लिए जो अब उस वक्त तक नहीं होगी 4 जनवरी को जी, यानी उस वक्त तक इंतज़ार अपेरेंटली करना पड़ेगा कि 3 रुकनी कमेटी बन चुकी है, वो लॉ बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये जहांगीर का दरबार नहीं है जिसके बाहर घंटी लगी हुई है, आप जाएं, आपने टल खड़काया और आपको इंसाफ मिल गया। ठीक, लेकिन कल उन्होंने दरख्वास्त दायर की, आज ही बेंच बैठ के उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन बनने से पुत्र बनो। तो ये जो इस तरह जो सूरत से इंसाफ है, तो ये एक दिन में एक नहीं सर 2 हुए हैं। उस पे तारड़ साहब का तिल मिलाना जो है वो बजा है, काफ़ी मुझे यानी वो बजा है। और लेकिन इसके लिए मैं दोष ही नहीं दूंगा कि ये क्यों इन्होंने, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की थी कि मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जो सब्ज़ बाग दिखाकर लंदन से यहाँ बुलवाया गया है, चंद ही दिनों में उनको पता चल जाएगा कि हालात वैसे नहीं है जो उन्हें बताए जा रहे हैं। He came here, बिल्कुल ठीक है। और मेरा अपना ख्याल है कि अभी भी मियाँ साहब के इंटरेस्ट में है कि वो ये रियलाइज़ करें। देखिए, अदालत ये कहती है, आज कहा गया है कि जब वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती तो उस वक्त पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ता। तो आप मुझे बताइए कि 2017 में आज खुद नोटिस के जरिए वज़ीर आज़म की मुद्दत किसने खत्म की? मैंने, इन्हीं जजों ने की थी सर, एसी सुप्रीम कोर्ट की। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर जज साहिबान किसी वज़ीर आज़म की जो है वो ख़त्म करें तो वो उस पर तालियां, उसके अलावा लेकिन आइन के अंदर ही लिखे हुए तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाओ तो दुनिया हंसेगी, सुभान अल्लाह। तो फिर अब तहरीक अदम एतमाद को हटा दें आइन में से। बिल्कुल है। तो आज जो हाथ हो गया है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये टाइम लगेगा जाती उम्र तक इसकी हवा जाते हुए, उस वक्त तक मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो चुकी होगी। मेरा अब भी मशवरा है कि मियाँ साहब जो है ना क्रिसमस की बत्तियां देखने लंदन तशरीफ ले जाएं और वहाँ बैठ के सोचें क्या हो रहा है। मैं ध्यानदारी से अतर काज़मी साहब आपको भी चाहिए मियाँ साहब को अब रियलिटी चेक मिला है जिस तरह नुसरत साहब फरमा रहे हैं? देखिए, रियलिटी चेक तो मुझे और आपको मिला है। जिस तरीके से मियाँ साहब आए हैं जी और जिस तरीके से मियाँ साहब को अदालतों से रिलीफ मिला है उसकी कोई नज़ीर मिलती है? जिस तरीके से मियाँ साहब की जमात को पंजाब के अंदर सहूलतकारी उनकी हो रही है उसकी कोई नज़ीर मिलती है? ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, ये IPP वाले कह रहे हैं, ये PTI वाले कह रहे हैं।
तो मियाँ साहब की तो बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट के ऊपर हो गया, तो मियाँ साहब तो उस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी अदालत से कोई गिला शिकवा करें। गिला शिकवा करें, मैं करूं, आप करें, नुसरत साहब करें, हम जैसे जो आम लोग हैं वो करें। जनाब तारड़ साहब का, जनाब नुसरत जावेद साहब का और अतर काज़मी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।